This conference will now be recorded. लो जनाब, किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं। मतलब उसको प्रेजेंट करने के लिए मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू द अकाउंट्स, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ओके होगी बात। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए कुछ IASB ने मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसने प्रेजेंट करने के लिए कि आपने उसको कैसे प्रेजेंट करना है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता दी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता दी गई है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक तो होती है ना क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है उनकी वैल्यूज किस तरह से लिखनी है। न्यूमेरिकल फॉर्मेट जो हमारा फॉर्मेट है वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी, कि नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं, करंट एसेट्स लिखते हैं, फिर उसके आगे वैल्यूज लिखते हैं। मेन वो पूछता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए फर्दर दो बातें हमारे स्टैंडर्ड ने या हमारे सिलेबस में डिस्कस हुई हुई। हाँ जी जनाब। तो क्वालिटेटिव के लिए, क्वालिटेटिव का मतलब है क्वालिटी। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? उसकी क्वालिटी कितनी बेहतर होनी चाहिए। वो कहता है कि दो चीजें हैं, एक तो है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बुनियादी, मेन, जो लाजमी होना चाहिए। फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। और एक होता है एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। मतलब किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी बेहतर करने के लिए एक फंडामेंटल, मतलब अगर वो नहीं होंगी तो प्रेजेंटेशन है ही नहीं सही। एक होता है एनहांसिंग। एनहांसिंग का मतलब क्या है कि मजीद जितनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी मजीद प्रेजेंटेशन बेहतर करो, मजीद निखार आ जाए उसमें। फंडामेंटल जो कि कंफर्म करना ही करना है, एनहांसिंग जो फंडामेंटल से मजीद बढ़ के है, जिससे प्रेजेंटेशन मजीद अच्छी और अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। ओके होगी बात। तो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सबसे पहली बात, पहली उसकी कैरेक्टरिस्टिक है रेलिवेंस। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रेलिवेंस। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। या इसको बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू। थोड़ा सा इसको बताते हैं। वैसे पेपर में तो सिर्फ इतना ही आएगा कि जनाब उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटेटिव। रेलिवेंस मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट टू यूजर होनी चाहिए। मतलब
यूजर्स को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन वहां पर होनी चाहिए और वो इंफॉर्मेशन मटेरियल होनी चाहिए। दूसरा ये होता है कि वो रेलिवेंट टू द टाइम, जिस टाइम की इंफॉर्मेशन चाहिए वो होनी चाहिए। यानी ये ना हो कि यूजर्स को इंफॉर्मेशन कोई और चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इंफॉर्मेशन और है, रिलेट ही नहीं कर रही, उसके रेलिवेंट ही नहीं है, और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिसिंग ना हो जो यूजर को चाहिए। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन या ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब यह है कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो सही अमाउंट से भी लिखी हुई है और सही हेडिंग के अंदर भी लिखी हुई है। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी अमाउंट्स भी सही है, यानी रिलायबल है, और सही हेडिंग के अंदर भी लिखी हुई है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन भी ठीक है। जैसे नॉन करंट एसेट में लिखा हुआ है, करंट एसेट्स में लिखे हुए हैं, एक्सपेंसेस में लिखे हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब क्लासिफाई हैं प्रॉपर। तो ये दो चीजें हैं फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, एक है रेलिवेंस टू द यूजर और दूसरा है ट्रू एंड फेयर व्यू में। ओके, इसे बोलते हैं फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटेटिव। पेपर में अगर सवाल आ जाए, चार ऑप्शन देकर वो कहता है कौन सी ऑप्शन रेलिवेंट फंडामेंटल है या कौन सी ऑप्शन एनहांसिंग है, एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। एनहांसिंग क्या होगी? नंबर वन कहता है वो कंपेरेबल हो, कंपेरेबिलिटी, मतलब अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल के साथ कंपेयर करना चाहो तो हो सके, सेम नेचर के किसी और बिजनेस के साथ इंफॉर्मेशन कंपेयर करना चाहो तब भी कंपेयर हो जाए। मतलब आप अपने एसेट्स उनके एसेट्स से कंपेयर करना चाहते हो, अपने एक्सपेंसेस दूसरे के एक्सपेंसेस से कंपेयर करना चाहते हो, वो कहता है कि जनाब उसमें ये खूबी होनी चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो किसी भी टाइम, पिछले टाइम और या किसी और सेम नेचर के बिजनेस से कंपेयर हो सके। तो उसे कहता है कंपेरेबिलिटी की खूबी होनी चाहिए उसमें। उसके बाद वेरीफाइबिलिटी, वेरीफिबिलिटी मतलब उसमें ये खूबी होनी चाहिए कि जितनी इंफॉर्मेशन अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो, एक्नॉलेजमेंट लेना चाहते हो, कंफर्म करना चाहते हो, तो वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेरीफाई हो सके। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो वेरीफाई होने के काबिल हूं जो इंफॉर्मेशन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी हुई है। उसके बाद टाइम लाइनेस, मतलब वो इंफॉर्मेशन टाइम पर हो, ऐसा ना हो कि जो इंफॉर्मेशन हम जब चाहिए उस वक्त अवेलेबल ही नहीं हो। तो टाइम लाइन का मतलब है विद इन टाइम, प्रॉपर टाइम में हो। और अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये एक नंबर का सवाल इसमें से कभी कभी बन जाता होता है कि वो आपसे ये पूछना चाह रहा होता है कि बताओ फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं और एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ओके होगी बात, ये बात एक बात खत्म हो गई। ये थ्योरी में से ये सवाल पूछा जा सकता है आपका। डन होगी बात। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जनाब मेजरमेंट बेस। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बट पेपर में अगर आ जाए तो टेंशन देती हैं अगर इसके बारे में सेपरेटली जिक्र ना किया गया हो, इसलिए ये चीजें परेशान करती हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा टाइम दे रहे हैं। मेजरमेंट बेस, मेजरमेंट बेस का मतलब ये है कि आपने अपने एसेट्स और लायबिलिटीज या अपनी मॉनिटरी इंफॉर्मेशन
किस अमाउंट पे मेजर करनी है, किस अमाउंट पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखनी है। जैसे अगर आपको याद होगा, हम रिवैल्यूएशन मॉडल पर किस अमाउंट पे लिखते हैं, फेयर वैल्यू मॉडल पे किस अमाउंट पे लिखते हैं, ये वो चीज की बात हो रही है। तो नॉर्मली मेजरमेंट बेस दो टाइप का होता है नॉर्मली, ठीक होगी बात। अब मेजरमेंट बेस का मतलब यह है, कुछ लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर रिकग्निशन, देखो कुछ चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। रिकग्निशन का मतलब ये होता है कि आपने एसेट्स को कब रिकग्नाइज करना है। मेजरमेंट का मतलब होता है अमाउंट कौन सी लिखनी है, दोनों में फर्क है। किसी भी एसेट के रिकग्निशन की बात हो रही हो, किसी भी एसेट के रिकग्निशन की बात हो रही हो, तो उसका मतलब है कब बुक्स के अंदर लिखना है, कब, दैट इज रिकग्निशन। और एक होता है मेजरमेंट बेस, किस अमाउंट से लिखना है। तो मेजरमेंट अमाउंट की बात हो रही है, ओके होगी बात। तो मेजरमेंट बेस मेजर दो टाइप की होती है, चाहे एसेट्स हो चाहे लायबिलिटीज हो, चाहे एसेट्स हो चाहे लायबिलिटीज हो। दो टाइप की, एक हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल कॉस्ट, और एक करंट वैल्यू। सर मेजरमेंट बेस तो ये नहीं होता कि कौन सा मॉडल हम यूज कर रहे हैं, मतलब कॉस्ट या रिवॉल्यूशन। मेजरमेंट बेस तो उसमें भी तो हम वैल्यू लिखते हैं ना मेन। मेजरमेंट बेस का मतलब ये है कि हमने एसेट्स को एक लिखते होते हैं कॉस्ट मॉडल, जैसे कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्सेल में जो बुक वैल्यू है वो अमाउंट की बात हो रही है कि किस अमाउंट पे लिखना है। फेयर वैल्यू मॉडल के फेयर वैल्यू अमाउंट पे लिखना है। तो वही बात है कि हमने अपने एसेट्स की वैल्यू जो फाइनेंशियल पोजीशन में लिखनी है, एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू वो किस पे लिखनी है, ओके की बात। तो जनाब एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक है करंट वैल्यू, मेन दो हैं, मेन दो हैं। अब हिस्टोरिकल का वर्ड सुन लें। हिस्टोरिकल का लफ्ज आपको पता हिस्ट्री है, मतलब एसेट्स आप उस वैल्यू पे लिखोगे, उस वैल्यू पे लिखोगे जितने का आपने खरीदा था एक्वायरिंग डेट के ऊपर, या जब एसेट कंस्ट्रक्ट किया था। तो जैसे हम लिखते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये उसके हिस्टोरिकल कॉस्ट है। और लायबिलिटीज उस वैल्यू पे लिखेंगे जितने की हमने सेटल करनी है, माइंड मतलब जितने हमने पैसे पे करने हैं, उस वैल्यू पे लायबिलिटी लिखेंगे। दोबारा सुन ले, एसेट उस वैल्यू पे लिखेंगे जिस वैल्यू पे खरीदा था, लायबिलिटी उस वैल्यू पे लिखेंगे जो लायबिलिटी पे करने के लिए, सेटल करने के लिए पैसे पे करने। डन। इसकी डेफिनेशन लिख लें छोटी सी। द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन एसेट, एसेट और लायबिलिटी की अलग अलग लिख दोगे बेहतर होगा। द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन एसेट the cost when asset acquired, the historical cost of an asset, the cost when asset acquired, कि जिस दिन एसेट एक्वायर किया था वो वैल्यू, वो कॉस्ट, वो कंसिडरेशन। लायबिलिटी के बारे में भी लिख लें, द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी, historical cost of liability when the obligation, when
द लायबिलिटी सेटल्ड या पेड। हिस्टोरिकल कॉस्ट जब एसेट एक्वायर किया था, और लायबिलिटी की हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, जब आपने पैसे पे करने हैं, कितने पैसे पे करने हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, हिस्टोरिकल, लायबिलिटी की हिस्टोरिकल कॉस्ट। पेपर में अगर आपको सवाल आ जाए कि आपके पास एक एसेट है, आपने उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखना है, 2-4 नंबर का सवाल आ सकता है, आपको एक सवाल आ जाता है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में लिखने का तरीका देख लीजिए। जी जनाब, कॉस्ट, जो भी एसेट की कॉस्ट होगी, सपोज 10,000 लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सपोज 2,000। तो ये जो तरीकाकार होता है, जो हम कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मेजरमेंट बेस। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेजरमेंट बेस। डन होगी बात? चलेंगे आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट, करंट वैल्यू। मैं सवाल भी अभी करवाता हूं आपको। करंट वैल्यू, करंट वैल्यू में जो मेजरमेंट बेस में चीजें शामिल होती हैं वो लिख लें। करंट वैल्यू मेजरमेंट बेस इंक्लूड, जब भी वो करंट वैल्यू का जिक्र करे, आपने 3 चीजें बता देनी। एक, उसकी फेयर वैल्यू, वो फेयर वैल्यू आज की मार्केट वैल्यू होती है ना। फेयर वैल्यू क्या चीज होती है, आज की मार्केट वैल्यू। वैल्यू इन यूज, आपने इम्पेयरमेंट लॉस पढ़ा हुआ है। वैल्यू इन यूज क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो। एंड लास्ट वन इज करंट कॉस्ट। ऊपर करंट वैल्यू लिखी हुई है, नीचे करंट कॉस्ट लिखी हुई है। करंट कॉस्ट को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट को, एक बात याद रखिए, करंट वैल्यू में ये 3 चीजें हैं। फेयर वैल्यू क्या चीज है, आज की मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या चीज है, आज की मार्केट वैल्यू। इसकी डेफिनेशन तो बड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जुहेब कह रहा है कि सर फेयर वैल्यू और करंट कॉस्ट में फर्क क्या है, बताने लगा हूं जुहेब भाई, बताने लगा हूं। ये सवाल भी करवाऊंगा इसका, एक इसका सवाल भी करवाऊंगा। जी जनाब, फेयर वैल्यू लिखें जरा, इसकी डेफिनेशन तो लिख लें। इट इज अ प्राइस that would receive to sell an asset या पेड लायबिलिटी, क्योंकि हम तो लायबिलिटी के बारे में भी पढ़ रहे हैं और एसेट के बारे में भी पढ़ रहे हैं। इन एक्टिव मार्केट, मतलब फेयर वैल्यू की डेफिनेशन ये है कि अगर हम कोई पैसे अपना एसेट बेच के रिसीव करते हैं या लायबिलिटी आज ही पे करते हैं,
एक मार्केट के रेट के हिसाब से उसे बोलेंगे वो उस चीज की फेयर वैल्यू। वैल्यू इन यूज तो आपको पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज, फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। ओके की बात। उसके बाद तीसरी बात हम देख रहे हैं। अच्छा, अभी ना कुछ अदर टॉपिक्स के सवाल भी कुछ लोग पूछ रहे हैं। देखिए हम ना आपके टॉपिक्स के जो जनरल सवाल है उनका जवाब भी मैं दूंगा। अभी हम ना इसको खत्म कर लें, नमाज से पहले ये जो बेसिक चीजें हैं ये खत्म कर लेते हैं। फिर नमाज के बाद आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे, और साथ मैंने IS 8 का एक नोट्स का क्वेश्चन आपको करवाना है, और 2017 में अगर कोई सवाल है आप लोगों के रिलेटेड तो वो भी बताऊंगा। ठीक है, चले जनाब। करंट कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या चीज होती है? करंट कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बारे में सुन लें कि अगर मैं, वो जो फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट था कि अगर मैं एसेट अपना मार्केट में बेचूं तो कितने का बिकेगा। रिप्लेसमेंट या करंट कॉस्ट क्या होती है कि अगर इस जैसा एसेट खरीदूं तो कितने का मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इस जैसा एसेट खरीदूं तो कितने का मिलेगा। गॉट इट। अब जरा मैं सवाल लिखने लगा हूं हिस्टोरिक, यानी सारे पेपर में सवाल भी आ सकता है कि आप ना मुझे ना इसके मेजरमेंट बेस बता कर दे। तो हम सवाल एक करते हैं इनका। सवाल यह है कि जनाब ABC कंपनी है जिसके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये लायबिलिटी का भी आ सकता है। लायबिलिटी सेटल देखी जाती है और एसेट्स की अमाउंट देखी जाती है। डन होगी बात। द बैलेंस ऑफ PPE कॉस्ट ₹500,000 and accumulated depreciation ₹160,000 at 31st December 2021. बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट है 5 लाख, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1,60,000 और डेट क्या है 31st December 2021. If these assets sold in the market these will be sold for rupees, लिख देते हैं जनाब 320,000 and dismantling cost is ₹35,000. पता है डिसमेंटलिंग कॉस्ट किसे कहते हैं? डिसमेंटलिंग कॉस्ट का आइडिया है कि जब एसिड को उस जगह से रिस्टोर किया जाता है, खत्म किया जाता है, उसको उस जगह को रिस्टोर करने का जो खर्चा होता है वो डिसमेंटलिंग कहलाता है। मतलब अगर कोई एसिड किसी जगह लगाया जाए, उसकी लाइफ खत्म होने के बाद जब उस जगह को रिस्टोर किया जाता है उसको डिसमेंटलिंग कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेक्टेड इनफ्लो, बल्कि नेट इनफ्लो लिख देते हैं, एक्सपेक्टेड
net cash flows, cash inflows from these assets, मतलब वो जो PPE लिखा है, year 1 rupees 120,000, year 2 rupees 200,000, year 3 rupees 180,000, and relevant rate of discount. अच्छा, ये रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारे वर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। सारे वर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। ओके की बात। नेक्स्ट, हाँ जी जनाब, आप लिख लें, इफ न्यू एसेट रिप्लेस्ड cost of new asset is rupees 5 लाख कॉस्ट लिखी हुई है ना इसकी, तो आप लिख ले 5,40,000। दानों की बात। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि हमें कैलकुलेशन बगैर कैलकुलेटर पे करनी पड़े। यहाँ इसकी जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1,50,000 कर लें। जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 1,50,000 कर लें। ओके की बात। चलें जी, टोटल लाइफ of the asset is 5 years. तो 10 कर लें, total life of the asset is 10 years. Done. Rate of depreciation is straight line. जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट करें, फिर इसको मेजर करते हैं डिफरेंट बेसिस के ऊपर। हाँ जी जनाब, करना स्टार्ट करें। अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है चलें जी, अब जरा ध्यान से रिक्वायरमेंट लिखें जी। वो सवाल आपसे कोई 5-6 नंबर का या 4 से 5 नंबर का सवाल पूछ सकता है। वो कहता है मेजर द वैल्यू ऑफ मशीन, मेजर वैल्यू ऑफ मशीन एट गिवन डिफरेंट बेसिस इफ पॉसिबल। दूसरे लफ्जों में जितने जितने मैंने तो सारे लिख दिए हैं ना, मैंने तो सारे की ही इंफॉर्मेशन आपके सामने लिख दिया है, लेकिन पेपर में अगर हो सकता है कुछ एसेट्स की इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, कुछ इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, तो फिर वो बेस ही नहीं लिखेंगे। मैंने सवाल के अंदर जो 4 चीजें बताई है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट,
करंट वैल्यू के अंदर फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज, करंट कॉस्ट सारा बता दिया, लेकिन पेपर में कंपल्सरी नहीं है कि सारा आए। जी सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट की। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो होता है जनाब कॉस्ट लेस accumulated depreciation, कॉस्ट लेस accumulated depreciation। कितनी कॉस्ट है? 5 लाख। कितनी कॉस्ट है? 5 लाख। और 1,50,000 उसकी accumulated depreciation। 3,50,000 लो जनाब हिस्टोरिकल कॉस्ट खत्म हो गया। लायबिलिटी होती तो जितनी लायबिलिटी पे करनी होती है वो, और एसेट हो तो कॉस्ट माइनस accumulated depreciation। हिस्टोरिकल कॉस्ट खत्म हो गया। अब आते हैं फेयर वैल्यू पे। जी जनाब कोई मुझे बता सकता है फेयर वैल्यू इसकी? मुझे कोई सवाल पढ़ के फेयर वैल्यू बता सकता है? जी जनाब 320। 320। क्या इसमें से 35,000 माइनस करके लिखेंगे या 3,20,000 पूरा लिखेंगे? माइनस सवाल ये सर माइनस करेंगे। अब सुनिएगा, ये 35,000 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉस्ट टू सेल नहीं है, ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड हो चुका होता है पहले ही। अगर आप IAS 16 के लेक्चर्स में जाएं और उसमें देखें कि हमने पढ़ा था कि जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है। जो ऊपर 5 लाख लिखा हुआ है वो उसके अंदर ऐड है। हाँ अगर यहां पर लिखा होता है कॉस्ट टू सेल, इंपेयरमेंट लॉस वाला कॉस्ट टू सेल, कि जो उसको बेचने के ऊपर खर्चा आएगा वो माइनस करते होते हैं, ये तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट थी। याद रखें पेपर में डिसमेंटलिंग कॉस्ट के अलावा अगर वो कहते हैं ना कि कमीशन देना पड़ गया सेल करने के ऊपर, या वो लिख देता है कॉस्ट टू सेल, तो वो जरूर माइनस करते, लेकिन ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, ये उससे रेलिवेंट नहीं है। तो जनाब 3,20,000 हमारे पास। सर बेचने में माइनस करेंगे जी जो बेचने पे खर्चा होगा वो सारा माइनस करेंगे, मतलब जितना जितनी कॉस्ट है बेचने पे खर्चा जो आता है ना वो माइनस करते होते हैं, तब नेट फेयर वैल्यू आती है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपने पढ़ा है इंपेयरमेंट लॉस के अंदर। लो जनाब दूसरा फेज भी कंप्लीट। उसके बाद फेयर वैल्यू के बाद क्या लिखा था? वैल्यू इन यूज। डिमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर सर, ये डिसमेंटलिंग ही होता है क्या क्या ये जो डिमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर सर, ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट ही होता है? नहीं, ये डिसमेंटलिंग नहीं होता। डिसमेंटलिंग जब एसेट खरीदा जाता है ना या इंस्टॉल किया जाता है जब तब बताया जाता है, ठीक है। ये और चीजें हैं, इसको भी हमने डिस्कस करना है, ये पेपर क्वेश्चन में भी है। वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अब इसको इस्तेमाल करके जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं वो कितने कितने हैं। प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, वो कितने कितने पैसे हैं बताइएगा जरा। पहले साल कितने आ रहे हैं? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 की पावर 1, फिर आ रहे हैं 2 लाख,
ओवर 1 प्लस 0.10 की पावर 2 प्लस 180,000 ओवर 1 प्लस 0.10 की पावर 3। लो जनाब, ये आपके पास आ जाएगा वैल्यू इन यूज। हाँ जी जनाब, बताइएगा इसकी वैल्यू इन यूज कितना आ रहा है अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं। 410 409,617। अच्छा, अब लास्ट थोड़ा सा अच्छी चीज है। लास्ट लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट कॉस्ट या करंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट या करंट कॉस्ट। जी जनाब, किस अमाउंट पे लिखेंगे? किस अमाउंट पे लिखेंगे? जी जनाब, 5,40,000 नई कॉस्ट है। न्यू कॉस्ट कितनी है? 5,40,000। लेकिन इसमें अगर ये, क्योंकि हमारा एसेट कितने साल डेप्रिशिएट हो चुका है, तो इसको भी उतना डेप्रिशिएट कर देंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल फ्रेश है ना। जो 5,40,000 है, ये उसकी न्यू एसेट की बुक वैल्यू नहीं है, ये तो न्यू एसेट की कॉस्ट है। ये न्यू एसेट की कॉस्ट है। हमने किस वैल्यू पे लिखना है? हम पहले देखेंगे 10 साल लाइफ है, 1.5 लाख डेप्रिसिएशन है। कितने सालों की ये डेप्रिसिएशन होगी? 10 साल टोटल लाइफ है, हर साल, और स्ट्रेट लाइन मेथड है। अगर मैं 5 लाख 3 साल को की सर 10 पे 50,000 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने एसेट लिखना है 5,40,000, इसको भी 3 साल के लिए डेप्रिशिएट करके लिखना है, तब कंपेरेबल कॉस्ट बनेगी। तो हम क्या करेंगे? लेस एडजस्ट कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एडजस्ट कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और वो कैसे एडजस्ट करेंगे? 5,40,000 को 10 पे डिवाइड कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, करंट कॉस्ट में भी उतने सालों की डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज करके लिखेंगे। तो कितना आ गया? 162,000 माइनस कर दो 540 माइनस, लो जनाब, ये है। अगर इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये चारों मेथड अलाउ हैं आईएएसबी के तहत। आईएएसबी के तहत ये चारों मेथड अलाउ हैं, लेकिन हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं इन चारों में से ज्यादा? हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हम कौन सा करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके होगी बात? तो इस तरह का सवाल वो आपको देकर 2 या 3 मेथड पे करवा सकता है। डन होगी बात? तो एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट रिपीट कर दे। देखें, करंट कॉस्ट तो लिख लेनी है, लेकिन हमने अपने एसेट को 3 साल डेप्रिशिएट करके लिखा है। तो जो करंट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, जो एसेट की मार्केट में नई कॉस्ट चल रही है, हम क्या कहेंगे? उसको 3 साल पर डेप्रिशिएट करके लिख सकते हैं। डन होगी बात? अच्छा, हमारे पास 10 मिनट हैं, तो काइंडली आप एक चीज कर लें ताकि हमारा नमाज के बाद बाकी जो पोर्शन है वो ज्यादा अच्छी तरह से हम पढ़ लें।
कुछ लोग स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर रेशियो एनालिसिस के जो एनालिसिस है ना, हिस्टोरिकल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस, वो हमें बता दी। ये क्लास में बता तो दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है, तो मैं उनको एक प्रिंट भी भेज दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर दोनों चीजें बता देता हूं कि रेशियो एनालिसिस के अंदर अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं कि सर 540 का बता दें। अब्दुल्ला भाई 540 तो सवाल के अंदर लिखा था, ये देखें, ये सवाल के अंदर नया एसेट की कॉस्ट थी, सवाल के अंदर ही 5,40,000 लिख दिया था। ठीक है, फिर 5,40,000 तो हम लिख देंगे, लेकिन जितने साल गुजर चुके हैं सेम उसी तरह से इसको भी हम डेप्रिशिएट कर देंगे। चले जनाब, रेशो पे आ जाएं। रेशो में दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, ये भी आई कैप कभी कभी जब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन देता है तो इस तरह का सवाल दे सकता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में और वर्टिकल एनालिसिस में होता क्या है, आपको गिवन होती है, जैसे सपोज दैट इंफॉर्मेशन गिवन है सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट, सेम एज इट इज आपको गिवन हो सकता है एसेट्स, लायबिलिटीज, इस तरह से 2 सालों 2020 2019। सपोज यहाँ पर 5,000 सेल्स हैं, यहाँ पर 4,500 हैं, कॉस्ट ऑफ सेल 3,000 है, यहाँ पर कर देते हैं जनाब, यहाँ पर भी 3,000 या 3,500 कर लेते हैं। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2,000, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,000। अदर एक्सपेंस सपोज दैट हमारे 700 हैं, यहाँ पर 600 है। हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है 1,300 और इसका आ जाता है 400। और हमें वो कहता है जनाब इसका आप एनालिसिस करें हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब एनालिसिस कुछ इस तरह से करें। डन? कैसे? फार्मूला लिखें जरा। हमने क्या करना है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर, करंट ईयर माइनस बेस ईयर, पिछला साल, बेस ईयर हमेशा पिछले साल को कहते हैं, डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का फार्मूला, चाहे एसओएफपी की बातें हो चाहे एसओसीआई की बातें हो, मतलब कंप्रीहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम की बात हो या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात हो। गॉट इट? फार्मूला क्या होगा? करंट ईयर माइनस बेस ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपकी परसेंटेज आती जाएगी। अगर परसेंटेज आपकी पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है आपकी वो चीज पहले से बढ़ गई है, और अगर नेगेटिव आए तो आप कहोगे कम हो गई है। जैसे कि इस सवाल के अंदर यहां पर देखें, करंट ईयर हमारा हमेशा बड़ा साल होता है, 5,000 माइनस 4,500 डिवाइडेड बाय 4,500 मल्टीप्लाइड बाय 100। जी आंसर निकालें जरा, कितना आता है? 11.11%। इसका मतलब है आपकी सेल 2020 में 11% बढ़ गई। फिर कॉस्ट ऑफ सेल में क्या करोगे? 3,000 माइनस 3,500 डिवाइडेड बाय 3,500 मल्टीप्लाइड बाय 100। जी जनाब,
अब बताया नेगेटिव में आंसर आ रहा है पॉजिटिव में? नेगेटिव में आ रहा है, कितना आ रहा है? 3000 14.29। %14.29 नेगेटिव। इसका मतलब है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल पिछले साल से कम हो गई है। हमारी कॉस्ट ऑफ सेल पिछले साल से कम हो गई है। तो जनाब कर लोगे ये सारा कंप्लीट, अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो जाएगा पूरा आपका। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी पूरा हो जाएगा। ये सवाल मैंने क्लास में करवाया था, वो कुछ लोगों ने कहा था तो इसलिए मैंने दोबारा इसको किया है। कुछ लोग शायद तब छुट्टी पे थे या किसी वजह से उनका नहीं हो सका, तो वो देख लो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी ऐसा होना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी बस आमने सामने सालों की इंफॉर्मेशन माइनस करें, पिछले साल पे डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वर्टिकल एनालिसिस पे आ जाए, ये दोनों का अलग अलग बनता है। वैल्यू लिख लेता हूं, सेल्स 5000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 3000, ग्रॉस प्रॉफिट 2000, एक्सपेंस 700, नेट प्रॉफिट 1300। वो कहता है ना कि अगर आप वर्टिकल एनालिसिस करना चाहते हो तो आप हर साल की इंफॉर्मेशन को, जैसे कि सेल्स है, सेल्स को सेल्स पे डिवाइड कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। हर एसओसीआई की चीज को सेल पे डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब वर्टिकल एनालिसिस के अंदर तमाम एसओसीआई की एलिमेंट्स को सेल्स पे डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। इसका मतलब 2000 को 5000 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, 40%। फिर 700 को डिवाइड करेंगे 5000 पे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14%। फिर 1300 को डिवाइड करेंगे 5000 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, 26%। डन। इसका मतलब क्या होगा? सेल्स के 26% नेट प्रॉफिट है, सेल्स का 14% एक्सपेंस है, सेल्स का 40% प्रॉफिट है, सेल्स का 60% कॉस्ट ऑफ सेल। ये तो था एसओसीआई। एसओएफपी में भी देख लें, तो ये ज्यादा जल्दी तो नहीं कर रहे, समझ लग रही है ना सबको? क्योंकि मेन पर्पस हमारा जल्दी नहीं है, मेन पर्पस है समझ लगना। अगर किसी को कोई परेशानी है तो बता दे। डन। चलें जनाब, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखें जरा। हमारे पास कुछ एसेट्स होते हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फिर यही लिख लेते हैं, ये 7000 है, ये 3000 है, टोटल हो गया 10000। बल्कि टोटल नीचे लिख देते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं करंट एसेट्स, स्टॉक है, डेटर्स हैं, कैश है। ये सपोजेड है 3000, 5000, 2000। ये भी कितने हो गए टोटल? 10। और टोटल एसेट्स हो गए हमारे 20,000। टोटल एसेट्स कितने हो गए हमारे? 20,000।
फिर इसी तरह नीचे लिखा हुआ है कैपिटल, फिर आप लिखा हुआ है प्रॉफिट, फिर आपके पास बस यही दो चीजें करते हैं फिलहाल, और फिर लोन लिखा हुआ है, फिर क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं, ऐसे सारी वैल्यूज। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की हर वैल्यू को किस पे डिवाइड करते हैं? सेल्स पे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की हर वैल्यू को टोटल एसेट्स पे डिवाइड करते हैं। बात समझ लगी? सारा ऐसे करना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की हर वैल्यू को टोटल एसेट्स पे डिवाइड करना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की हर वैल्यू को किस पे डिवाइड करना है? सेल्स पे। डन। तो जनाब एक सवाल मैं आपको सेंड करूंगा आज ग्रुप में, ये एनालिसिस का सवाल है। जिसने पहले मैंने ये प्रिंट दे दिया था सबको क्लास के अंदर, और जिसके पास ये नहीं है वो ये ले लेगा और इसको कंप्लीट करेगा, लाजमी कंप्लीट करेगा। कुछ लोग मॉक मांग रहे हैं, मॉक आपको मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। देखिए जनाब, आपने ये है एग्जांपल हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की, और फिर है एग्जांपल आगे, ये इंफॉर्मेशन एंड पे गिवन है, ये आपने फिल करनी है, ये पूरा सवाल आपने करना है, ठीक है? पूरा सवाल करना है। फिर एंड पे कुछ लिमिटेशंस हैं, ये भी एक नजर पढ़ लेना। चलें, आप नमाज अदा कर लो, उसके बाद मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है जनाब? ओके जी, अल्लाह हाफिज।